हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की ये फर्स्ट पेपर है थर्मोडायनामिक्स। और इस थर्मोडायनामिक्स पेपर में हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपका पहला आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग हम जो है हीट और उस हीट से पड़ने वाले इफ़ेक्ट और उनसे जो बनने वाली डिवाइसेस हैं और उनके जो भी यहाँ पर रूल्स हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। हीट इंजन को हम स्टडी करेंगे, ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन की हम बात करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप पे अपन यहाँ पर जो हीट जनरेटर भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 3 लॉ होते हैं इसमें, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि यदि आपके कोई 2 यहाँ पर सिस्टम है, यदि आपके पास में कोई 3 सिस्टम है, ये अपन 3 सिस्टम ले लेते हैं। ये पहला आपका सिस्टम है, ये कोई दूसरा आपका सिस्टम है और ये कोई आपका तीसरा सिस्टम है ना? ऐसे ये सिस्टम है आपका ए, ये सिस्टम है आपका बी और ये सिस्टम है आपका सी। इसका टेम्परेचर है TA, इसका टेम्परेचर है TB और इसका टेम्परेचर है TC। ऑब्वियस बात है, तीनों में हीट अलग अलग है और यहाँ पर तीनों का टेम्परेचर भी अलग अलग है। हीट हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी की वो फॉर्म होती है जो हमें ये फील कराती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका गर्म हो रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट आपका ठंडा है, कौन सा कोल्ड है और कौन सा हाई टेम्परेचर पर है, मतलब हॉट है। और तीनों के टेम्परेचर मैंने बोल दिए कितने, TA, TB और TC है। अब हम क्या करते हैं, इनको कांटेक्ट में रखते हैं। तो कांटेक्ट में कैसे रखें? हम क्या करते हैं कि आपका जो ये हम A ले लेता हूं मैं, यहाँ से ये A है आपका, ठीक है। ये आपका जो ऑब्जेक्ट था A था, ये हमारे पास में इसमें क्या कर दिया मैंने, एक जो है ये कह सकते हैं इंसुलेटेड वॉल रख दी मैंने इसके, इन दोनों के बीच में। ये इंसुलेटेड वॉल है आपकी, ये वाली इंसुलेटेड वॉल है ये, ठीक है ना। ये A ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मैंने B ऑब्जेक्ट इसके इस तरफ रख दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि A और B के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये दोनों सेपरेट हैं और अलग अलग हैं। किसके रेस्पेक्ट में? इस जो आपकी इंसुलेटेड वॉल के रेस्पेक्ट में। इसका टेम्परेचर कितना आना चाहिए था? मैंने TB लिया था, इसका टेम्परेचर TA लिया था। और अब हम क्या कर दें कि यहाँ पर हम इनको जो C है, इस C जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कुछ इस तरह से इसके कांटेक्ट में रख देता हूँ, इस तरह से। ये मैंने इसको इसके कांटेक्ट में रख दिया, है ना। ये C है और ये TC है। तो यहाँ पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि यदि कोई आपका मटेरियल है ना, और मटेरियल जो है वो क्या है, कोई आपका एक मटेरियल, कोई आपका एक जो है ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट के साथ में सेपरेटली कैसा है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है। वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में ये जो दोनों के ऑब्जेक्ट है ना, जिनके साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था, वो दोनों भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट क्या होंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई C ऑब्जेक्ट है और ये A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या होगा कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो ये अपनी हीट इसको देगा या ये अपनी हीट इसको देगा और दोनों का टेम्परेचर एक टाइम पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से C है, ये आपके B के कांटेक्ट में भी है, इसका मतलब जो B है वो भी इस C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये या तो इसको ये हीट देगा या ये इसको हीट देगा, और कब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और यही ऑब्जेक्ट सेपरेटली किसी ऑब्जेक्ट B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इस कंडीशन में जिन ऑब्जेक्ट के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि TA इजिकल टू TC है, TB इजिकल टू TC है, तो आपका TA और TB ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका जीरोथ लॉ ऑर्डर होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सेपरेटली 2 ऑब्जेक्ट के साथ में
क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो जिन दो ऑब्जेक्ट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है वो दोनों ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, और यही आपका जीरोथ लॉ ऑर्डर कहलाता है। इसमें हम एक कॉफिशिएंट की बात करते हैं और ये कहलाता है आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट बीटा, और ये होता है 1/kT के इक्वल। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज में कांस्टेंट है और टी क्या है, टेम्परेचर है, और बीटा क्या है, ये कोई टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ना, आपका जो है थर्मोडायनामिकल पैरामीटर है, ठीक है ना। और ये जो क्वांटिटी होती है आपकी टी, यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और के क्या है आपका, के यहाँ पर जो है वोल्टेज में कांस्टेंट है। इसको जो है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको आप इसकी दूसरी फॉर्म भी याद रखेंगे, हमें इसलिए डायरेक्ट याद रखें कि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। किस तरह से कि बीटा इजिकल टू जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन में डेल ई, एनर्जी है डेल ई, ठीक है ना, 1/kT तो होता ही है, और साथ ही साथ अपन इसको डेल अपॉन डेल ई ln सिग्मा ई, ln सिग्मा ई, ये है आपका, जहां सिग्मा ई क्या है, ये नंबर ऑफ स्टेट्स, एक्सेसिबल स्टेट्स है कि कितने एक्सेसिबल स्टेट्स है, तो सिग्मा ई नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स होती है, ई एनर्जी लेवल होता है, मतलब उस नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट का एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, वो आपके इस टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो थर्मोडायनामिकल पैरामीटर है उसके इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू 1/kT होती है। के आपका वोल्टेज में कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर अच्छे से याद रखना है क्योंकि मैं आगे ये चीज़ काम में आने वाली है। अब हम यहाँ पर बात करें तो सिस्टम इन कॉन्टेक्ट विद रिजर्वियर, यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स के जीरोथ लॉ ऑर्डर के बाद में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर रहेगा, इस वैल्यू को हम ध्यान रखेंगे, आगे हमें काम में आने वाली है, ठीक है ना। तो हम यहाँ अगले अपने टॉपिक की बात करते हैं और वो है आपका सिस्टम इन कॉन्टेक्ट विद रिजर्वियर। सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विथ रिजर्वियर, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ हम कैनोनिकल फंक्शंस को डिराइव करेंगे, है ना, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और फिर पार्टीशन फंक्शन की भी हम बात करेंगे। तो सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विद रिजर्वियर, ठीक है, सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विद रिजर्वियर, ठीक है ना। एक रिजर्वियर है, है ना। इस रिजर्वियर के साथ में हम यहां पर कह रहे हैं ये रिजर्वियर है आपका, और रिजर्वियर क्या होता है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम है कोई आपका और वो रिजर्वियर के साथ कांटेक्ट में है, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी दो सिस्टम है, ए और ए डैश, ये ए सिस्टम है और दूसरा सिस्टम है ए डैश, इनके बीच म्यूचुअल इंटररिएक्शन होती है, इनके टेम्परेचर के बीच में, दोनों की हीट अलग अलग है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल इंटररिएक्शन होता है। और ये म्यूचुअल इंटररिएक्शन और ज़्यादा इजी हो जाता है कब, यदि अपन एक सिस्टम को हम क्या ले लें, वेरी बिग ले लें। एक सिस्टम क्या है आपका, बहुत ही ब्रॉड है, मतलब बहुत ही बड़ा सिस्टम है ये, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। जैसे अपन ए डैश कह सकते हैं कि ये आपका कोई एक एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है ना, और ए डैश तो एनवायरनमेंट हो गया, और जो ए है ये आपका कोई हो सकता है, इसमें कोई आपका सिलेंडर हो सकता है जिसमें गैस भरी हुई है ना, सिलेंडर हो सकता है, कोई मेज पर और टेबल पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई भी अदर पार्टिकल यहाँ पर हो सकता है। तो यदि अपन एक सिस्टम को बहुत ज़्यादा बड़ा ले लें विद रिस्पेक्ट टू दूसरे सिस्टम के, तो इस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है टू सिस्टम के बीच में, है ना, तो यहाँ पर ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ए डैश में क्या होता है, ए से अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर, तो ए से हीट निकल के आपके ए डैश में जाती है,
और चूंकि ए डैश आपका एक बहुत बड़ा सिस्टम है, तो इस ए डैश की हीट में और इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होता। अरे भाई आप बिल्कुल है, आपने जो है 1000 डिग्री सेल्सियस पे आपने कोई एक सिस्टम ले लिया है ना, और उसके पास में आपने क्या कर दिया, कोई जो है कुछ इसके आसपास के टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट रख दिया, तो थोड़ा सा हीट अगर इसमें ट्रांसफर होगी तो इसके टेम्परेचर में कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा। मतलब ये इसको थोड़ी सी हीट दे दे या ये इससे थोड़ी सी हीट ले ले तो इसके टेम्परेचर में कोई ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं आता है, हीट में किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इस प्रकार से जो ए डैश है ना, ये आपका कहलाता है हीट रिजर्वियर, ऊष्मा भंडारण। मतलब इसकी हीट को थोड़ा सा ले ले या थोड़ी सी हीट इसको दे दें तो इसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इस प्रकार ए डैश इस कंडीशन में क्या कहलाता है, हीट रिजर्वियर यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, हम किसी भी सिस्टम जो आपका ए है इसकी किसी एनर्जी लेवल EI की I लेवल में होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हम सिस्टम ए की बात कर रहे हैं तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम इस सिस्टम ए की जो एनर्जी लेवल EI के किसी ith लेवल में जो पाए जाने की, इसमें एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी PEI को हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपका ए एनर्जी लेवल है, ए आपका कोई सिस्टम है, ये EI एनर्जी लेवल की ith स्टेट में कितना पाया जाएगा, उस पाए जाने की उसके उस ith लेवल में एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर PEI फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सिस्टम ए किसी हम ये बोल देते हैं कि आपका जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम ए है, लेट हम कंसिडर कर लेते हैं कि सिस्टम ए है, ये आपके किसी ith स्टेट में प्रेजेंट है। ये हम शुरू मान के चलते हैं कि हमारे पास ए और ए डैश रिजर्वियर है और ए क्या है, आपका सिस्टम है। तो ये सिस्टम किसी ith स्टेट में क्या है, प्रेजेंट है, और इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी में बोल देता हूँ कितनी है, इस टाइम पर जब ith स्टेट में है तो इसकी एनर्जी कितनी है, आपकी EI है। और हमारे पास में एक तो ए डैश आपका रिजर्वियर था, है ना, और यहाँ पर अब मैंने कहा कि ए डैश की एनर्जी लेवल में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आता है। मतलब टोटल एनर्जी में किसी प्रकार से अगर टोटल एनर्जी में बोल दूं E स्टार, यदि ए और ए डैश की दोनों की टोटल एनर्जी में बोल देता हूं कितनी है, दोनों की एनर्जी मिलाकर के E स्टार है, तो इस कंडीशन में क्या लिख सकता हूं कि E डैश इज इक्वल टू E माइनस EI लिखा जा सकता है इसे, कि जो आपकी E डैश होगी वो E स्टार माइनस EI होगी। E स्टार क्या है, EI क्या है, जो आपका ए सिस्टम है वो किसी ith स्टेट में जिसकी एनर्जी EI है। क्लियर है, E डैश क्या है, इस रिजर्वियर की एनर्जी है, और दोनों की टोटल एनर्जी कितनी मानी है मैंने, E स्टार मानी है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एनर्जी EI है, टोटल एनर्जी E स्टार है, तो इस कंडीशन में आपकी ए डैश जो आपका रिजर्वियर है उसकी एनर्जी कितनी होगी, E डैश होगी। इसको हम यहाँ नाम देख के एक छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर कि ए एक जो एनर्जी स्टेट I में है, जिसके लिए वही स्टेट, वही एनर्जी स्टेट एक्सेसिबल होती है जो ए डैश के लिए होती है। भाई ए डैश और ए आपके कांटेक्ट में रखे हुए हैं, और ए जो है आपका EI स्टेट में है, और EI स्टेट किससे एक्सेसिबल कर रहा है, ए डैश से एक्सेसिबल कर रहा है, वो उसमें ही तो है ना। इस कंडीशन में ए की एनर्जी जो होती है EI, जो लेवल अपने ith लेवल लिया है, तो ए का जो ith लेवल है वो इससे एक्सेसिबल तो है, और साथ साथ वो ए डैश से भी क्या है, बिल्कुल एक्सेसिबल होगा। तो इस कंडीशन में हम प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी स्पेशल जो आपकी स्टेट I में किसी भी सिस्टम के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी है ना, और वो जो प्रोबेबिलिटी होगी वह जो एक्सेसिबल स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी की क्या होगी, एक्सेसिबल स्टेट की नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ PI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा डैश E डैश, ये मैं लिख देता हूँ, PI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा डैश E डैश। ध्यान दें, ए आपका कोई सिस्टम है, ए डैश कोई रिजर्वियर है, ए सिस्टम ith एनर्जी स्टेट में है जिसकी एनर्जी EI है, और यहाँ पर बिकॉज
ए और ए डैश एक दूसरे के कांटेक्ट में है। जब ए की ith स्टेट होगी तो वही स्टेट इससे भी एक्सेसिबल होगी। और एप्रोप्रियोरी जो आपका प्रिंसिपल होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, है ना, जो आपकी ये क्वांटम ये है आपकी कौन सी मैकेनिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रियोरी, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स की मेन जो पोस्टुलेट है, उस मेन पोस्टुलेट में मैं पोस्टुलेट को यूज कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रियरी प्रोबेबिलिटीज। तो उससे ये है कि जो आपका जो कंबाइंड सिस्टम है, इस कंबाइंड सिस्टम में ith एनर्जी लेवल में इस सिस्टम ए के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सिग्मा डैश ई डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहां पर ये आपका जो सिग्मा डैश ई डैश है ना, ये सिग्मा डैश ई डैश क्या है, तो ये सिग्मा डैश ई डैश ये नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स, एक्सेसिबल स्टेट्स। बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि ए पाया जा रहा है ith में और वो स्टेट इससे भी एक्सेसिबल है। तो आपकी एप्रोप्रियोरी सिस्टम ये कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रियोरी सिस्टम जो क्वांटम जो आपकी स्टैटिस्टिक्स का मेन फंडामेंटल पोस्टुलेट्स है, तो वो ये कहता है कि उस ith स्टेट में उस जो आपकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी उस सिस्टम के पाए जाने की, तो वो सिग्मा डैश ई डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जहां पर सिग्मा डैश ई डैश क्या, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स, मतलब जितनी एक्सेसिबल स्टेट्स होगी वही आपकी जो है प्रोबेबिलिटी यहां पर बन जाएगी। तो पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसको अपन हटाते हैं। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं, मैं कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं सी डैश से, और सिग्मा डैश ई डैश मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख के छोड़ दूँ, जहाँ पर सी डैश क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये सी डैश जो कांस्टेंट होता है और यह ith एनर्जी लेवल पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमें ध्यान रखना है। मैं इस ई डैश को क्या लिख सकता हूँ, तो ई डैश को मैं लिख सकता हूँ पी आई दैट्स इज इक्वल टू सी डैश सिग्मा डैश, और ई डैश की जगह मैं लिख दूंगा ई स्टार। ई स्टार क्या है, कंबाइंड एनर्जी है दोनों सिस्टम की। ई आई क्या है, ith स्टेट की एनर्जी है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ये मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। ठीक है, अब हम इस यहां से ई आई इज वेरी वेरी लेस देन ई स्टार है। ऑब्वियस सी बात है कि जो ई आई है आपका इज वेरी वेरी लेस देन ई स्टार है। ई स्टार क्या है, कंबाइंड एनर्जी है दोनों की, ए और ए डैश की। और ई आई क्या है, ए जो ith स्टेट में है उस ith स्टेट की एनर्जी ई आई है। तो ऑब्वियस सी बात है ई आई की वैल्यू ई स्टार से बहुत लेस देन है। इस कंडीशन में मैं यहां से टेलर सीरीज से मैं इसको यहां क्या कर सकता हूं, एक्सपेंड कर सकता हूं मैथमेटिक्स की टेलर सीरीज से। तो ये टेलर सीरीज जो होती है, जो सिग्मा डैश ई को मैं, है ना, लॉगरिथम, इसके लॉगरिथम में ले लेता हूं, सिग्मा डैश ई डैश का मैं लॉगरिथम ले लेता हूं, और इसके लॉगरिथम को हम क्या कर सकते हैं, इसके लॉगरिथम मतलब लॉग सिग्मा डैश ई डैश या ई स्टार माइनस ई आई, यही तो है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूं किसकी सीरीज में, टेलर सीरीज के टर्म्स में। तो यहां से इसका जो टेलर सीरीज का टर्म आता है तो एल एन बन जाएगा आपका सिग्मा डैश ई स्टार, एल एन, है ना, सिग्मा डैश ई स्टार। इसको टेलर सीरीज है, आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ी है आप लोगों ने। तो ये इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं टेलर सीरीज से, किसको, इस नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स को मैं टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर सकता हूं, इसके लॉगरिथम को। और ये बन जाएगा माइनस का डेल एल एन सिग्मा डैश, माइनस का डेल एल एन सिग्मा डैश अपॉन में, यहां से बन जाएगा ये आपका डेल ई डैश, डेल एल एन सिग्मा डैश डेल ई डैश। और किसके लिए निकाला है मैंने इसको, ई स्टार के लिए कहा है, तो ई स्टार ऐसे इसको लिख सकता हूं मैं, है ना। ये मैंने एक्सपेंड कर रहा हूं, डेल एल एन सिग्मा डैश ई स्टार अपॉन में डेल ई डैश, और साथ में क्या है आपका ई आई। और इसी प्रकार से हायर ऑर्डर के लिए इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। हायर ऑर्डर को टर्म को अपन नेग्लिजिबल मान लें तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, ई आई वैसे ही लेस है, हायर ऑर्डर लेंगे तो ये और लेस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में शुरू की दो टर्म्स लेकर के यहाँ पर चल रहा हूँ टेलर सीरीज को। मैंने सिग्मा डैश ई को, इसके लॉगरिथम को मैंने टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया है, और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। बट हम ये भी जानते हैं बीटा इजिकल टू क्या होता है, अभी भी मैंने कहा था, याद रखना जरूरत पड़ेगी। बीटा इजिकल टू कितना होता है, ये होता है आपका डेल अपॉन में डेल ई डैश, यही होता है, और सिग्मा डैश ई स्टार,
ये मैंने कहा था कुछ देर पहले कि डेल सिग्मा डैश ई स्टार अपॉन में डेल ई डैश, ये किसके बीटा के इक्वल होता है, और इस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन में के टी के इक्वल होती है, होता है बिल्कुल। ये मैंने कहा था ये बीटा के इक्वल और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन के टी के इक्वल है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस कंडीशन को यहाँ पर इस पूरे की जगह में कितना लिख सकता हूँ, बीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बन जाएगा आपका लॉग, कितना बन जाएगा, सिग्मा डैश ई स्टार माइनस ई आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। दैट्स इज इक्वल टू, पहली टर्म तो ऐसी की ऐसी है, तो ln सिग्मा डैश ई स्टार, ये मैंने एज इट इज छोड़ा है टेलर सीरीज में, और माइनस का इसके जगह रख दिया मैंने बीटा, तो बीटा ई आई, ये मेरे पास में यहाँ बन जाता है। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ से मैं इसको लिख दूँ ln, लॉग में ln भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ln सिग्मा डैश ई स्टार माइनस ई आई, ये तो है हमारे पास में, इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूँ ln, ये बन जाएगा साइड सिग्मा डैश और ई स्टार और माइनस का, इसको मैं लॉग ई का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ln ई का एक ही बात है, लॉग या ln, n log m मतलब पावर में चला जाएगा, तो ln e की पावर ऑफ कितना, इसको प्लस बना दूं और इसको लिख दूं मैं कितना, माइनस का बीटा ई आई, लिख सकते हैं बिल्कुल इसको। अब log m प्लस log n मतलब log m इंटू एन, तो ln ये बन जाएगा सिग्मा डैश ई स्टार माइनस ई आई, ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा ln सिग्मा साइन डैश ई स्टार, है ना, और इंटू साथ में कितना है, ई की पावर ऑफ माइनस का बीटा ई आई, यही तो बचेगा। इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास थर्ड, ठीक है ना। और ln से ln में कंपैरिजन करके हटा सकता हूँ इसको एंटी लॉग लेकर के, तो जो सिग्मा डैश ई स्टार माइनस ई आई बन जाएगा आपका सिग्मा डैश ई स्टार ई की पावर ऑफ माइनस का बीटा ई आई, है ना। और इस वैल्यू को उठाकर कहाँ रख दें, यूज इन इक्वेशन सेकंड, इसको मैं इक्वेशन सेकंड में यूज कर देता हूं। तो इक्वेशन सेकंड में पी आई क्या है आपकी, तो पी आई इज इक्वल, देखो सी डैश पहले से मौजूद था ये, और सिग्मा डैश ई स्टार माइनस ई आई, इसकी जगह क्या रख दूं मैं, इसकी जगह देता हूं सिग्मा डैश ई स्टार, ये रख देता हूं, और ई की पावर ऑफ माइनस का बीटा ई आई, और मान लेता हूं सी इज इक्वल टू सी डैश सिग्मा डैश ई स्टार, ये एक और कांस्टेंट मान लिया, और ये भी एनर्जी लेवल्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस कंडीशन में दीज इंप्लाइज ये बन जाता है पी आई, दैट्स इज इक्वल टू कितना बन जाता है, सी ई की पावर ऑफ माइनस का बीटा ई आई, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। क्लियर है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। कौन सी प्रोबेबिलिटी, किसी भी ए सिस्टम की रिजर्वियर की ith स्टेट में जिसकी एनर्जी ए आई है उसमें पाए जाने की, उसमें एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल जाती है। ये एक हमारे पास टर्म निकल के आती है ना। इसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो फंक्शन कहलाता है ना, इसको बोलते हैं, पूरी बुक में काम में आने वाला है, ध्यान रखना है, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, इसको इस नाम से जानते हैं। या इसका एक नाम और है, वो हम कहते हैं यहां पर क्या, वो हमारे पास में एक नाम और है इसका, और वो है इसका वोल्टेज मान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको, इसको अपन जो है यहां पर कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी इसको यहां पर कह सकते हैं। तो दो नाम से जानते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें जो लॉगरिथम है ना, e की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई, इसे वोल्टेज मान फैक्टर कहते हैं, है ना। e की पावर ऑफ जो माइनस का बीटा ई आई आपके पास में आ रहा है ना, ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं अपन वोल्टेज मान फैक्टर, ठीक है, वोल्टेज मान फैक्टर कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं अपन, वोल्टेज मान फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखना है, वोल्टेज मान फैक्टर बन के आता है हमारे पास, इस फैक्टर को कहते हैं, आगे ध्यान रखना है इसको। तो ये वोल्टेज मान फैक्टर यहाँ पर कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम का इंजेंबल जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी हीट रिजर्वियर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उस कंडीशन में उस इंजेंबल को हम पी आई इज इक्वल टू सी की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई के अनुसार इसको अपन कह सकते हैं, और ये कहलाता है आपका कैनोनिकल इंजेंबल। क्लियर है? तो ये हमारे पास में जो है इसका रिजल्ट निकल करके आता है। अब हम इसको आगे देखें, तो आगे देखो हमारे पास में ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया है, और ई की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई को मैं बोल्ट्जमान फैक्टर यहां पर कहता हूं। ठीक है ना? तो यहां पर अब जो है हम यहां पर ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कैसे? यहां पर जो है इस कांस्टेंट की वैल्यू को अपन नॉर्मलाइजेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप डिटेल में क्वांटम मैकेनिक्स थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन से मैं सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम ये कहते हैं कि जिस कांस्टेंट को हमें फाइंड आउट करना है ना, उस कांस्टेंट के लिए हम जो एक क्वांटिटी जिसके बराबर है, मतलब कि जो सिग्मा पी आई मैं लूंगा, और ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन फंक्शन, एनर्जी स्टेट के बीच जिनकी बात कर रहे हैं, तो किसी एनर्जी स्टेट में उस पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, इसलिए प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख करके मैं सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो सिग्मा बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा? सी ई की पावर ऑफ माइनस का बीटा ई आई, इस पी आई की वैल्यू रख दी मैंने यहां पर, और दैट्स इज इक्वल टू 1। सी निकल जाएगा बाहर, और इसको मैं लिख दूं 1 अपॉन में ई की पावर ऑफ सिग्मा ई की पावर ऑफ माइनस का बीटा ई आई, ये मेरे पास वैल्यू निकल जाती है। इसको मैं यूज कर देता हूं इन 4, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? पी आई दैट्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सी ई की पावर ऑफ माइनस का बीटा ई आई, और अपॉन में सिग्मा ई की पावर ऑफ माइनस का बीटा ई आई। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से मैंने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं, और ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम किसी भी सिस्टम के लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को 5 को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? उसका मीन वैल्यूज़ की हम निकाल सकते हैं। तो ये भी इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसको अपन नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे, और ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा। ठीक है ना? वहां पर हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मैंने क्या किया? मैंने यहां पर ये इक्वेशन लिख दी, इसको मैंने कहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, और ये जो ई की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई है ना, इसको बोल्ट्जमान फैक्टर कहते हैं। कि वोल्टेज इसमें आपका बोल्ट्जमान फैक्टर इसमें इंक्लूड होता है, कि बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी होता है, इसीलिए तो ये बोल्ट्जमान फैक्टर कहलाता है। हम इस सी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सी को फाइंड आउट कर सकते हैं हम किसकी हेल्प से? हम फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन से। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये कहती है किसी पार्टिकल की किसी एनर्जी स्टेट में फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है, भाई हम उसको फाइंड तो नहीं कर सकते वहां पर एग्जैक्टली, बता नहीं सकते किस टाइम पर वो कौन सी स्टेट में होगा, बट हम उस स्टेट में उस पार्टिकल के पाए जाने की, एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी स्टेट में किसी पार्टिकल के ith स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह कितनी होती है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है और वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर इसको इक्वल टू 1 रख दिया, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखा, इससे मैंने सी की वैल्यू फाइंड आउट करी, इसको उठा के फिर से मैंने यहाँ ला के रख दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन से हम किसी भी सिस्टम के लिए जो है किसी पार्टिकल की किसी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का मीन वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं।